साथियों, मैं लोकेश शाह। राष्ट्रीय आय का दूसरा पार्ट है। हमने बी सीरीज़ में समष्टि अर्थशास्त्र के वीडियो डाले हैं, तो आप ध्यान रखें, सीरीज़ देखें। यदि ए सीरीज़ है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के वीडियो हैं, बी सीरीज़ है तो समष्टि के वीडियो हैं। बी सीरीज़ में B1 में पहला पार्ट इसका आ चुका है। ये B1 का पार्ट 2 है राष्ट्रीय आय का। इसमें हम लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट ही चला रहे हैं, मूल्यह्रास। आज का हमारा अभी जो हेडिंग है मूल्यह्रास, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसे घिसावट बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये समझने की बात है। इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई सा भी नाम आ सकता है। ध्यान रखें, पूंजी के साथ अगर उपभोग शब्द लगा हुआ है, इट मीन्स वो डेप्रिसिएशन है। तो ये 4 नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, ये डेप्रिसिएशन के ही 4 नाम हैं। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, हम देखते हैं कंटिन्यू हम उसको चलाते जाते हैं, तो कुछ समय के बाद चलने के कारण उसके कुछ पार्ट्स घिस जाते हैं, हमको रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो निरंतर यदि उपयोग में आता है कोई भी पूंजीगत उपकरण, मशीनें वगैरह, तो निरंतर उपयोग में आने के कारण उसमें सामान्य टूट फूट और घिसावट होती है। और सामान्य टूट फूट और घिसावट होने से उसके मूल्य में कमी आ जाती है। एक तो ये कारण है मूल्य में कमी आने का। दूसरा कारण है सामान्य अप्रचलन, प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस भी हो सकता है। एक है सामान्य टूट फूट और घिसावट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है ना। तो अब अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन आएगा किसमें, मशीनरी में, पूंजीगत वस्तुओं में। क्यों आएगा, क्योंकि उसका निरंतर उपयोग हो रहा है। अब प्रत्याशित अप्रचलन ये क्या होता है, तो जैसे समय के साथ साथ कभी फैशन में परिवर्तन आता है, मांग ढांचे में परिवर्तन आता है, तो उन वस्तुओं की मांग कम होती है जिससे मशीनों की वैल्यू डाउन हो जाती है। एक हम ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जैसे नया नया मोबाइल आता है, पुराने की वैल्यू डाउन हो जाती है। ये जो है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस कहलाता है, प्रत्याशित अप्रचलन। तकनीकी में भी परिवर्तन आता है, ये भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस है। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं या पूंजीगत उपकरण, मशीन आदि के निरंतर उपयोग के कारण सामान्य टूट फूट और घिसावट या प्रत्याशित अप्रचलन से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसे ही मूल्यह्रास, घिसावट या स्थिर पूंजी का उपभोग या पूंजी उपभोग भत्ता कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कैपिटल लॉस। ये इसलिए साथ में लिखा है कि इन दोनों में भी अंतर है। इसमें भी मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है, इसमें भी मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है। डिफरेंस समझना, इसमें मशीनरी की वैल्यू डाउन क्यों हो रही है, निरंतर उपयोग होने से सामान्य टूट फूट और घिसावट या प्रत्याशित अप्रचलन। लेकिन यहां कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि, ये क्यों हो रहा है, जो स्थिर पूंजीगत वस्तुएं हैं जैसे मशीनरी, उपकरण वगैरह, उनकी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या अनफॉर्सिन फैक्टर्स, युद्ध हो गया, चोरी हो गई, इन कारणों के कारण से अगर उन वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है, मतलब जो स्थिर पूंजीगत उपकरण है, मशीन, फैक्ट्री वगैरह, उनके मूल्य में कमी आना किसके कारण, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड अनफॉर्चुनेट फैक्टर्स, मतलब प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध, चोरी आदि के कारण। अब हम बात करते हैं सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब सकल और शुद्ध का विशेष ध्यान रखना। इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा
इंग्लिश वर्ड का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश में ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा आसान है, और इंग्लिश भी कौन सी डेली रूटीन की जो बोलचाल की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स इसमें नहीं आएंगे। सकल निवेश, कुल निवेश, अब निवेश आया है, वैसे ये मूल्यह्रास की भी बात हुई तो वो भी 1 वर्ष की अवधि का ही है। सकल निवेश आया, ये भी 1 वर्ष की, हम सभी यहाँ 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बात कर रहे हैं। 1 वर्ष की अवधि में कुल कितना पैसा लगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन टोटल कितना हुआ, पूंजी निर्माण में वृद्धि कितनी हुई। अब पूंजी निर्माण में जो वृद्धि हुई है कुल, वही सकल निवेश है। उसके हमने 2 पार्ट कर दिए। कैसे? पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना, आगे राष्ट्रीय आय की जो व्यय विधि आएगी उसमें हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। स्थिर पूंजी निर्माण में भवन, पूरा प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह जितना है वो सब इसमें आएगा। और चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब 1 साल में नई बिल्डिंगें कितनी बनी, नए प्लांट कितने लगे, नए मशीन कितने लगे, ये तो आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माल सूची में परिवर्तन। अब इन्वेंट्री माल सूची क्या होता है, तो 1 वर्ष की अवधि में फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल। कोई कंपनी है, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, एक चेयर्स कुर्सियां बनाने वाली कंपनी है। अब साल ख़त्म हो गया, हमने ये देखा कि कुछ कुर्सियां बनी हुई थी, वो बिक नहीं पाई लेकिन स्टॉक में हैं। कुछ कुर्सियां आधी आधी बनी और आधी और बननी बाकी है, मतलब थोड़ा काम और फिनिशिंग वगैरह बाकी है। और कुछ कुर्सियों का रॉ मटेरियल भी उनके पास स्टॉक में पड़ा है। तो रॉ मटेरियल अर्धनिर्मित, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं और निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में 1 साल में कितना चेंज आया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि साल जब खत्म हुआ तब हमारे पास कच्चा माल, अर्धनिर्मित और निर्मित का कितना स्टॉक है, और साल जब प्रारंभ हुआ था तब कच्चा माल, अर्धनिर्मित और निर्मित का स्टॉक कितना था। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं माल सूची परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री। तो क्योंकि हमने यहाँ पर ओनली फिक्स्ड कैपिटल लिया है इसलिए हमने स्टॉक में चेंज को यहाँ जोड़ा है, और ये दोनों मिलकर होता है सकल निवेश। 1 वर्ष की अवधि में पूंजी के स्टॉक में होने वाला कुल वृद्धि, इसको हम सकल निवेश बोलेंगे। यदि हम चाहते हैं नहीं हमको तो शुद्ध निवेश ही बताओ, तो कब इस चैप्टर में आप सदैव ध्यान रखना, जहां सकल और शुद्ध का अंतर करना है वहां पर आपको केवल डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस करना है। सकल में मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है। जब भी आपको शुद्ध निकालना है, जिसको अपन विशुद्ध भी बोलते हैं, निवल भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, कौन सा, नेट। नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लो और माइनस डेप्रिसिएशन निकाल दो। नेट इन्वेस्टमेंट ये बताएगा कि कैपिटल के स्टॉक में 1 साल के अंदर नेट एडिशन कितना हुआ। शुद्ध पूंजी निर्माण जो है वही आपका शुद्ध निवेश है। तो जब भी हमको नेट निकालना है किसी भी चीज का, उसके ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट हम लेते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसको समझने से पहले हमको 2 वर्ड समझने। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अनुदान, जिसको हम आर्थिक सहायता भी बोलते हैं, सब्सिडी। इन दोनों को पहले समझें फिर हम इस पर बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। वैसे पब्लिक फाइनेंस के जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम टैक्स पर डिटेल बात करेंगे। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में ये अंतर है कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, भुगतान भी वही करता है और उसका भार भी वही सहन करता है, वो प्रत्यक्ष कर है। जैसे आय कर है, निगम कर है, ये सब प्रत्यक्ष कर है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर सरकार ने जिस व्यक्ति पर लगाया है, पे तो सरकार को वही कर रहा है लेकिन भार
किसी और व्यक्ति पर पड़ रहा है, मतलब इसका अप्रत्यक्ष भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। जैसे ये पेन है, इस पर MRP 25 रुपया लिखी हुई है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। अब ये टैक्स तो इसके अंदर जुड़े हुए हैं ना। अब ये पेन खरीद कर मैं लाया, इट मीन्स टैक्स तो मैंने भरा, और मेरे पास टैक्स लेकर कंपनी गवर्नमेंट को दे रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कर का भार तो मुझ पर पड़ा। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है MRP में इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब टैक्स कौन भर रहा है? जो वस्तु को खरीद रहा है। इसलिए अप्रत्यक्ष कर सभी वस्तुओं पर जो कर लगा हुआ है वो अप्रत्यक्ष कर ही है। सेल टैक्स है, GST है, एक्साइज ड्यूटी है, ये कस्टम ड्यूटी है, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। इससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। अनुदान, पहले अप्रत्यक्ष कर का कीमत पर प्रभाव देख लें कि यदि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत बढ़ेगी। अनुदान या सब्सिडी ये क्या होती है? तो सरकार जो है वो उत्पादकों को उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने हेतु सब्सिडी देती है डायरेक्ट। इससे क्या हो जाएगा कि बाजार कीमत कम हो जाएगी। जैसे अगर ये पेन 25 रुपये का है, गवर्नमेंट चाहती है कि 10-10 रुपये में बाजार में मिले, कंपनी को तो 25 पूरे चाहिए। अब सरकार चाहे तो हर पेन के 15 रुपये कंपनी को दे दे, तो अब कंपनी इस पेन को बाजार में 10 रुपये में बेचेगी। तो सब्सिडी ने क्या कर दिया? बाजार कीमत को कम कर दिया। आपको ध्यान हो तो पहले जो गैस सिलेंडर अभी 800, 850, 900 में जो आ रहे हैं, पहले मुझे ध्यान है 400, 350, 400 में मिला करता था। तो ऐसा नहीं था कि उस समय सिलेंडर सस्ते थे, सिलेंडर की तो यही रेट थी, लेकिन उस समय सरकार जो है वो उत्पादकों को सीधी सब्सिडी देती थी, इसलिए वो सिलेंडर हमको इतने में मिल रहे थे। और अब सरकार ने वो सब्सिडी सीधी समाप्त कर दी है, तो अब हमारे खाते में आ रहे हैं पैसे सब्सिडी के। अभी तो हालांकि कम हो गए, लेकिन बीच में 100, 200 ऐसे सब्सिडी के रुपये हमारे पास आते थे। तो सब्सिडी जो है वो बाजार कीमत को कम करने के लिए दी जाती है। तो ये बाजार कीमत बढ़ाती है। IT जो है वो अप्रत्यक्ष कर बाजार कीमत को बढ़ाता है, अनुदान बाजार कीमत को कम करता है। अब हम बात करते हैं NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कि बाजार कीमत में नेट परिवर्तन कितना आया, तो इसके कारण इतनी कीमत बढ़ी और इतनी कम हुई, नेट कीमत कितनी बढ़ी। या आप ऐसा भी देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर सरकार की आय है, अनुदान सरकार का व्यय है, आय माइनस व्यय, नेट सरकार को कितना मिला। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। फार्मूला हमारा यही है NIT का, IT माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ शुद्ध आया है, जहाँ भी शुद्ध आएगा वह निश्चित रूप से किसी न किसी का अंतर तो है ही है। अब यहाँ शुद्ध निर्यात पूछ रहे हैं वो, तो अपन क्या करें? निर्यात कितना हुआ, क्योंकि हम निर्यात करते हैं तो हमारे पास विदेशों से पैसा आता है, और जब हम आयात करते हैं तो हमको भुगतान करना पड़ता है। तो शुद्ध निर्यात कितना हुआ, मतलब निर्यातों से प्राप्तियां माइनस आयातों का भुगतान, X माइनस M, एक्सपोर्ट का X, इंपोर्ट का M। अब इसी को यदि हम पलट दें कि शुद्ध आयात, हम ये चाहते हैं शुद्ध आयात कितना हुआ, तो पहले आयात लेना पड़ेगा और माइनस निर्यात। ये शब्द जरूर ध्यान रखना, यहाँ शुद्ध निर्यात लिखा हो तो पहले निर्यात आएगा, शुद्ध आयात लिखा हो तो पहले आयात आएगा। नेक्स्ट है विदेशों से शुद्ध साधन आय। एक एक शब्द को समझना है हमको। विदेशों से शुद्ध साधन आय, फैक्टर इनकम कौन सी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ भी नेट आया, इट मीन्स यहाँ भी डिफरेंस है। अच्छा, फैक्टर इनकम तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, 4 इनकम थी। कौन सी? लेबर को वेजेज एंड सैलरी, लैंड के ओनर को रेंट, कैपिटल पूंजी को ब्याज इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, उद्यमी को लाभ। अब यहाँ पर विदेशों से शुद्ध साधन आय ऐसा पूछा है, क्या मतलब है? देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भारत का भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम एक साल में विदेशों से कितना कमा कर लाया? चारों साधन की ही बात कर रहा हूं मैं, आयात निर्यात की बात नहीं कर रहा हूं।
भारत का भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम एक साल में विदेशों से कितना कमा कर लाया? माइनस। विदेशों के भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम एक साल में भारत से कितना कमा कर ले गए? क्या मतलब हुआ कि एक वर्ष में विदेशों से साधन आय कितनी हुई? माइनस उसी एक वर्ष में विदेशियों को साधन भुगतान के रूप में हमने कितना पे किया, इन दोनों का डिफरेंस। इसी को देखिए, विदेशों से साधन आय, भारत के निवासी विदेशों से कितना साधन आय प्राप्त करते हैं एक वर्ष में, माइनस गैर निवासी मतलब जो विदेशी लोग यहां काम कर रहे हैं उनको साधन आय के रूप में कितना हमने पे कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस। इसी को हम बोलते हैं NFIA, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द फर्म इन एब्रॉड। लेकिन हम केवल इतना ही ध्यान रखें कि विदेशों से साधन आय कितनी मिली माइनस विदेशों को कितना साधन का भुगतान किया गया। चलिए अब हम लेते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, इसको थोड़ा लाइट वे में अगर हम समझें तो हम ये ध्यान रखें कि मजदूर को, श्रमिक को विभिन्न तरह से जो भी प्राप्तियां होती हैं अपनी सेवाएं देने के बदले में, तो उसे हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। कैसे, तो ये 3 प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे कोई फैक्ट्री में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक है ना। अब नौकरी कर रहा है तो उसको नकद रूप में क्या क्या मिल सकता है, वेतन, मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ता, लीव ट्रैवल कंसेशन, कहीं ट्यूर का कोई भत्ता भी उसको मिल जाए, तो नकद रूप में उसको जो भी मिल रहा है वो आपको प्लस करना है। दूसरा है सुविधाएं, सुविधाएं निःशुल्क, जैसे आवास, फैक्ट्री के अंदर ही रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ है, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए निःशुल्क स्कूल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा है। वो बीमार हो जाए तो एक हॉस्पिटल की सुविधा भी फ्री में है। हो सकता है फैक्ट्री में मेस की सुविधा, भोजन की सुविधा भी निःशुल्क है। तो वो निःशुल्क जो सुविधाएं हैं वो भी एक तरह से मजदूर की प्राप्तियां ही हैं, लेकिन वो सुविधाओं के रूप में। ये है इन कैश, ये है इन काइंड्स, और तीसरा है नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ मैं, एम्प्लॉई का नहीं। हम अपने वेतन से जो कटौतियाँ करवाते हैं उसको नहीं बोला मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अंशदान। जैसे फैक्ट्री का जो मालिक है वो अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करवा दे और प्रीमियम मालिक स्वयं भर रहा है, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो पैसा तो श्रमिक को ही मिलेगा, है ना। पैसा किसका है, इनकम किसकी हुई, अप्रत्यक्ष रूप से ये इनकम श्रमिक की ही हुई। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो हमको वेजेस और सैलरी में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ें तो ये टोटल जो है वो COE होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या क्या, कैश प्लस इन काइंड्स प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये तीनों चीज़ों को हम जोड़ें, ये कहलाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सेकेंड है हमारा प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका थोड़ा सा शब्द को तोड़ें तो अभी समझ में आ जाएगा। प्रचालन ऑपरेटिंग, चलाना, फैक्ट्री चला रहा है, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ। अधिशेष, अधिशेष मतलब बचा हुआ। तो हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब श्रम को तो हमने पेमेंट कर दिया, अब मेरे पास जो पैसा बचा हुआ है वो 3 साधनों का है। कौन कौन से 3 साधन, भूमि, पूंजी और उद्यम। भूमि को क्या मिलेगा, लगान, रेंट। पूंजी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज। और उद्यमी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, लाभ।
इसीलिए तो इसका नाम है प्रचालन अधिशेष, कि मैं जो फैक्ट्री चला रहा हूँ उसमें पेमेंट कर दिया मैंने लेबर को, अब अधिशेष मतलब बचा हुआ। तो क्या बचा, तो ये 3 साधन बचे, तो तीनों की आय को जोड़ दिया तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस आया। इसको मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए इस प्रकार से मुड़ाया है। लेकिन परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, परिभाषा बाद में बनाते हैं, नहीं तो फिर वो रटने वाली बात हो जाती। रेंट भूमि को मिल रहा है, इंटरेस्ट पूंजी को मिल रहा है, तो भूमि और पूंजी को मिला के अपन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर हमने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से आय। प्रॉफिट किसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर, उद्यम को। क्यों, क्योंकि वो उद्यम वृत्ति कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इन दोनों को मिला के पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। हिंदी में हम बात करें, संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय प्रचालन अधिशेष कहलाता है। शब्दों को थोड़ा खंड खंड कर देंगे तो हम इजी वे में समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रॉफिट। ये इसलिए बात कर रहे हैं कि आगे जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं वहाँ जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन सी चीज़ किस में जोड़नी है, घटानी है या यूज़ नहीं करना है, वो हमको तभी समझ में आएगा जब हम इनको एक एक को अलग अलग करके समझेंगे। लाभ, जैसे रिलायंस कंपनी को लाभ हुआ साल के अंत में, अब जितना लाभ हुआ क्या सारा मुकेश अंबानी का है, नहीं। सबसे पहले जो भी लाभ हुआ है उसका एक टुकड़ा, एक भाग गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। काय का, प्रॉफिट टैक्स, लाभ कर, इसी को हम बोलते हैं निगम कर, निगम लाभ कर भी बोलते हैं। तो ये निगम कर या लाभ कर, कॉरपोरेट टैक्स, ध्यान रखना। प्रॉफिट का एक भाग मुकेश अंबानी ने किसको दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो प्रॉफिट का बचा हुआ भाग है उसके भी 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट कौन से होंगे, इनमें से कुछ पैसा भविष्य में कंपनी में निवेश करने के लिए, डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए मुकेश अंबानी अपने पास रख लेता है, कंपनी अपने पास रख लेती है। लाभ का एक हिस्सा भविष्य में निवेश करने के लिए कंपनी अपने पास बचा कर रखती है। इसको हमने कहा अवितरित निगम लाभ, लाभ का वह हिस्सा जिसका वितरण नहीं किया गया, या निगम बचते या उस कंपनी की बचते उसने बचा कर रखा है। और एक भाग और है, वो रिलायंस कंपनी अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको थोड़ा 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 लाभ का अंश देगी, इसको हम कहते हैं लाभांश, डिविडेंड। तो लाभ के हमने 3 टुकड़े किए, लाभ का कर, लाभांश और अवितरित निगम लाभ। ये तीनों को आप प्लस करोगे तो आएगा लाभ। नेक्स्ट है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। मिश्रित आय ये कौन सा कंसेप्ट है, ये वैसे थोड़ा सा नॉर्मल हम समझें तो एक से ज़्यादा तरह की इनकम मिक्स हो जाती है तो मिश्रित आय है, या ऐसी आय है जिनको हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन इसकी परिभाषा ये है, स्वनियोजित व्यक्तियों की आय, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज नॉन एज मिक्स्ड इनकम। स्वनियोजित व्यक्तियों की आय मिश्रित आय कहलाती है। स्वनियोजित कैसे, जैसे डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, क्लिनिक मतलब बिल्डिंग भी उसकी है, सारी मशीनें लगी हुई है वो भी उसकी हैं, एज ए डॉक्टर वो वहाँ सर्विस दे रहा है और पूरी क्लिनिक का मालिक भी वही है। अब डॉक्टर को साल भर में जो इनकम हुई उसके अंदर क्या क्या शामिल है, एज ए डॉक्टर उसकी सैलरी भी शामिल है, बिल्डिंग उसकी खुद की है, किसी दूसरे की होती तो किराया देता, बिल्डिंग का किराया भी इसमें शामिल है, पैसा उसने लगा रखा है मशीनों में, उसका ब्याज भी इसमें शामिल है, पूंजी का ब्याज भी शामिल है, और पूरी क्लिनिक को वो मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, तो उसका लाभ, उद्यमी के रूप में लाभ भी उसमें शामिल है। क्या हम डॉक्टर साहब को पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब इसमें आपकी सैलरी कितनी है, आपकी उद्यम वृत्ति से लाभ कितना है?
किराए की अलग अलग उसको नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जितने भी किसान हैं, उनके खेत हैं, खेती कर रहे हैं, उनकी आय किस में आएगी? वो भी मिश्रित आय है। खेत किसान का है, मजदूरी किसान कर रहा है, उद्यमी भी किसान है। तो यहाँ पर हम देखें कि भारत में अधिकांश ये जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी जितने भी हैं, जितने भी होटल वगैरह, किराना वगैरह जो भी दुकानें कर रहे हैं, किसान जितने हैं, ये सब उनकी आय किस में आएगी? मिश्रित आय में आएगी। यदि हम इसको ध्यान नहीं रखें तो भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा छूट जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने स्वयं के व्यवसाय में खुद लगा हुआ है, तो उसकी आय को हम मिश्रित आय कहते हैं। नेक्स्ट है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। नाम से ही क्लियर है, ये हस्तांतरण हुआ, यहाँ से हटकर उधर गया। ऐसी आय जिसके बदले में न तो कोई वस्तु दी है और न कोई सेवा दी है, फ्री में आने वाली आय, इसको हम कहेंगे ट्रांसफर इनकम। जैसे गवर्नमेंट बच्चों को छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो बच्चों ने गवर्नमेंट को क्या दिया? कोई वस्तु बेची, कोई सेवा दी? नहीं, केवल गवर्नमेंट के अकाउंट से निकला, बच्चों के अकाउंट से पैसा आया, सोशल वेलफेयर है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहे हैं तो हम हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बदले में कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन गवर्नमेंट देती है वृद्धों को एज ए वेलफेयर, तो वृद्धों ने गवर्नमेंट को कोई वस्तु या सेवा दी? नहीं। गवर्नमेंट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है, इन्होंने सरकार को कुछ दिया? नहीं। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं? बिना कोई वस्तु या सेवा दिए प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरण आय कहलाती है, ट्रांसफर इनकम कहलाती है। लिखा है बिना कोई वस्तु या सेवा दिए प्राप्त आय। अब हम बात करें साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर क्या है, यहाँ डिटेल क्लियर हो जाएगा। साधन आय हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। साधन चार हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये चारों अपनी सेवाएं देते हैं तो उनको आय प्राप्त होती है। तो सेवा देने के बदले में प्राप्त होने वाली आय। और ये जो है ट्रांसफर है, वो बिना कोई वस्तु या सेवा दिए प्राप्त होने वाली आय। राष्ट्रीय आय में शामिल होगी फैक्टर इनकम, साधन आय शामिल होगी। क्यों? क्योंकि इसके बदले में सेवाओं का या वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, और ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी क्योंकि इसके बदले में कोई उत्पादन नहीं हुआ है। द्विपक्षीय धारणा, बाइलेटरल कंसेप्ट है, गिव एंड टेक। मैं गवर्नमेंट के पास सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे सैलरी दे रही है, तो मैंने सर्विस दी और गवर्नमेंट ने मुझे सैलरी दी। गिव एंड टेक का सिस्टम बाइलेटरल कंसेप्ट है, और ये एक पक्षीय धारणा है, यूनिलेटरल कंसेप्ट है। गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, बस एक पक्षीय धारणा हुई। वृद्धावस्था पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, एक पक्षीय धारणा जिसके अगेंस्ट में कुछ भी मिला नहीं है। नेक्स्ट है अर्निंग कंसेप्ट है। साधन आय जो है वो अर्न की जाती है, और ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, प्राप्त, केवल प्राप्त, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल हैं मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ। इसके एग्जाम्पल है छात्रवृत्ति, उपहार, गिफ्ट आता है, वो भी फ्री का ही है। छात्रवृत्ति, उपहार, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार से ये बेसिक कंसेप्ट का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे और लेंगे। इस राष्ट्रीय आय के चैप्टर को बहुत सरल तरीके से कैसे समझा जा सके, हर आम आदमी इसको समझ सके, ये मेरा प्रयास है। धन्यवाद।